नमस्कार दोस्तों, 21 अगस्त 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी ओनम। केरलाइट्स के लिए ये ओनम फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है नॉर्थ इंडिया के लोग या फिर जो केरला में नहीं रहते हैं वो ओनम की इंपॉर्टेंस को ना समझ पाएँ, बट जो केरलाइट्स हैं उनके लिए ओनम बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो मलयालम और मलयाली कम्युनिटी के लोग हैं वो ओनम मनाते हैं। तो ये जो ओनम का त्यौहार है ये विष्णु के वमन अवतार की पूजा करता है। इनका ये बोलना है कि जो महान एम्परर महाबली थे वो इनके घर में आते थे, लोगों को आशीर्वाद देते थे। तो असुर किंग महाबली हर मलयाली होम में जाते थे, उनके लोगों से मिलते थे। ये जो इस बार का सेलिब्रेशन है ओनम का, ये होगा 21 से 23 अगस्त, 3 दिन के लिए होगा। इसकी प्रिपरेशन 10 दिन पहले ही शुरू हो गई थी और मलयालम कैलेंडर के हिसाब से ये चिंगम महीने में मनाया जाता है। और जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर का अगस्त और सितंबर का महीना होता है उसी के हिसाब से मलयालम कैलेंडर का चिंगम महीना पड़ता है। तो इसमें मनाया जाता है आपका ओनम का त्यौहार। जीएस पेपर 1 इंडियन हेरिटेज और कल्चर, और ओनम की आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन गुजरात सोमनाथ। देखिए, हमारे माननीय मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया और फाउंडेशन स्टोन लेड किया है बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स का गुजरात के सोमनाथ में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है, वो वहां गए नहीं थे। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए? तो सोमनाथ प्रोमेनेड, सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर, और जो पुराना सोमनाथ टेम्पल था ना, जिसको जूना जूना मतलब पुराना, मराठी में जूना मतलब पुराना होता है, तो जो ओल्ड सोमनाथ टेम्पल था इसके रिकंस्ट्रक्टेड टेम्पल को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। प्लस प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा श्री पार्वती टेम्पल का, मतलब श्री पार्वती टेम्पल बनवाया जाएगा, अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया। लगभग 30 करोड़ का खर्चा आएगा श्री पार्वती टेम्पल के बनने में। और दिस विल इंक्लूड टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन सोमपुरा सलत स्टाइल, डेवलपमेंट ऑफ गर्भगृह और नृत्य मंडप। तो मतलब इस टेम्पल में गर्भगृह, नृत्य मंडप और सोमपुर सलत स्टाइल में टेम्पल बनाया जाएगा। ओवरऑल ये जो सोमनाथ प्रोमेनेड जिसको अभी इनॉग्रेट किया मोदी साहब ने, इसको कौन सी स्कीम के अंदर बनाया गया? तो प्रसाद स्कीम के अंदर बनाया गया। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, लगभग 47 करोड़ के खर्चे पे, 47 करोड़। इसी सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर, मतलब एक सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर जो अभी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी है यहाँ पे। तो ओवरऑल इसमें ओल्ड सोमनाथ टेम्पल के डिसमेंटल्ड पार्ट्स रखे हैं। जो पुराना सोमनाथ टेम्पल था जिसको तोड़ दिया रेडर्स ने, तो उसके टूटे हुए पार्ट भी यहाँ पे जो सोमनाथ एग्जीबिशन सेंटर है वहां पे पाए गए हैं। ठीक है। जो पुराना ओल्ड सोमनाथ टेम्पल था उसमें नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था। ओके। तो ये जो श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने ये जो ओल्ड जूना सोमनाथ टेम्पल अभी बनवाया है, इसमें टोटल खर्चा आया है 3.5 करोड़ रुपए का। इस टेम्पल को अहिल्याबाई टेम्पल भी बोला जाता है, जो कि क्वीन अहिल्याबाई ऑफ इंदौर ने इसको रिकंस्ट्रक्शन करवाया था जब इनको ये टूटा हुआ मिला था। वैसे तो देखा जाए जो सबसे पुराना सोमनाथ का टेम्पल था, सोमनाथ टेम्पल आपको मैं बता दूं कई बार टूट चुका है। सबसे पुराना सोमनाथ का टेम्पल 2000 साल पहले था। फिर आप देखेंगे कि 649 एडी में किंग मैत्रेय ऑफ वल्लभिनी ने एक दूसरा टेम्पल बनाया, ओके, पुराने टेम्पल की बजाय। ठीक है, उसको रेनोवेट किया। कुल मिला के 649 एडी में पुराना टेम्पल जो टूट गया तो पूरा नया ही बना दिया। फिर 725 एडी में जो पुराना सिंध का राजा था उसने आर्मी ली अपनी और यहाँ पे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जो 649 एडी में सोमनाथ टेम्पल को रेनोवेट किया गया, 725 एडी में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर आप देखोगे कि उसके बाद प्रतिष्ठ किंग नाग भट्ट 2, इसने फिर से टेम्पल को तीसरी बार बनवाया 815 एडी में। और ओवरऑल रेड सैंडस्टोन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। लेकिन 1026 एडी में ये महमूद गजनी आया। महमूद गजनी की कहानी मैंने आपको स्पेक्ट्रम में पढ़ाई है, मैंने आपको अपनी एनसीईआरटीज जो है हिस्ट्री की वहाँ पे भी पढ़ा रखी है। किस प्रकार से ओवरऑल नॉर्थ वेस्ट के तरीके से रेडर्स हमारे कंट्री में आए, ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। तो महमूद गजनी आया, उसने सोमनाथ टेम्पल को तोड़ा, उसमें से जितना भी सोना और हीरे जवाहरत थे वो सब निकाल के ले गया। ही वॉज अ रेडर। उसने यहाँ पे अपने राज को परमानेंटली स्थापित नहीं किया, वो कर भी नहीं सकता था, इतना वो एफिशिएंट नहीं था। बस वो लूटपाट मचा रखता था, उसने लूटपाट मचाई, बहुत सारे पिलग्रिम्स को वहाँ पे मारा, बहुत स्लॉटर किया, बहुत तबाही मचाई और सब कुछ लूट के वापस ले गया। बाद में आप देखोगे कि 1026 से लेके 1000 एडी के बीच में सोलंकी राज भीमदेव ने चौथा टेम्पल बनवाया भोज का और हिलवाड़ पटन का। फिर आप देखोगे कि सोमनाथ को फिर से बनवाया गया और सोमनाथ टेम्पल फिर से दिल्ली सल्तनत के दौरान तोड़ा गया 1299 एडी में। फिर उसके बाद 1394 एडी में फिर से तोड़ा गया। फिर 1706 में औरंगजेब ने इसको फिर से तोड़वाया। मतलब सोचिए कितनी बार सोमनाथ टेम्पल रीबिल्ट हुआ है, तोड़वाया है। और ज्यादातर केसेस में देखेंगे कि ये जो मुस्लिम लीडर्स नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए थे उन्होंने तोड़वाया।
सबसे आश्चर्यचकित वाली बात यह थी कि जितने भी मुगल रूलर्स थे, अकबर, आपके बाबर और ये जो आपके शाहजहां, ये सब मॉडरेट थे अपनी अप्रोच में। एक औरंगजेब ऐसा राजा था जिसने टेंपल तोड़ने वाली एक्टिविटी शुरू की मुगल शासन के दौरान, ठीक है ना। नहीं तो ओवरऑल आप देखो तो जो सबसे रिलीजियसली स्ट्रिक्ट पॉलिसीज थी मुगल रूलर्स में, केवल औरंगजेब की थी। बाकी मुगल राजाओं ने फिर भी हिंदू टेंपल्स और श्राइन्स की इज्जत की थी। तो आप देख सकते हैं कि इस जो हमारा सोमनाथ टेम्पल है, इसको 725 एडी में तोड़ा गया। फिर आप देखोगे कि इसको 1026 एडी में महमूद गजनी ने तोड़ा। उसके बाद फिर से 1299 एडी में आपका दिल्ली सल्तनत की वजह से इसको तोड़ा गया। 1394 एडी में इसको फिर से तोड़ा गया और फाइनली 1706 में मुगल और एम्परर औरंगजेब इसने तोड़ा। बाद में इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। तो एक बड़ा ही आप कह सकते हो कि आपके क्रूअल पास्ट है हमारे इंडिया का। इस पे बहुत सारे लोगों की अलग अलग थ्योरीज, उसमें नहीं जाते हैं। प्रसाद स्कीम की यहाँ पे बात आती है। प्रसाद स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि कुछ पैसा केंद्र की सरकार खत्म करती है, कुछ राज्य की सरकार। प्रसाद स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा पैसा केंद्र की सरकार खत्म करेगी। 2015 में स्कीम को लॉन्च किया गया था पिलग्रिमेज और हेरिटेज डेस्टिनेशंस के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, रोड, रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बेसिक टूरिज्म फैसिलिटी, ये सब चीजें लेके आई जाएंगी। पिलग्रिमेज टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना जिसकी टूरिस्ट वैल्यू, कॉम्पिटिटिवनेस और सस्टेनेबिलिटी ज्यादा है, ये काम है आपका प्रसाद स्कीम का। जनरल स्टडीज पेपर 1 इंडियन हेरिटेज और कल्चर में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें, काफी मदद मिलती है। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नंबर में ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहिए तो फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ज़ाइकोव डी, इंडिया फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर दोज अबव 12। भैया देखिए, अब तक ये बात हो रही कि भैया 12 साल से ज्यादा के बच्चों की वैक्सीन को कब अप्रूवल मिलेगा। तो पहली वैक्सीन जो कि 12 साल से ज्यादा के बच्चों को आप दे सकते हो वो है ज़ाइकोव डी। इसको अप्रूव कर दिया गया इंडिया में। ये जो अहमदाबाद की कंपनी है जाइडस कैडिला ग्रुप, इसने इस वैक्सीन को बनाया है। तो 12 साल से ज्यादा लोग, मतलब 12 साल से 18 साल के बच्चे और इनफैक्ट 18 साल से ज्यादा के एडल्ट, वो भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। और 3 डोज वैक्सीन है। और सबसे खास बात यह कि द ओनली डीएनए बेस्ड वैक्सीन इन द वर्ल्ड। अभी ये क्या लॉजिक है डीएनए बेस्ड वैक्सीन? डीएनए बेस्ड वैक्सीन ये होता है कि आपके डीएनए में प्रोटीन के फॉर्मेशन होते हैं, एक यूनिक पैटर्न होता है प्रोटीन्स का। तो क्या हो कि भाई एक स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए, ओवरऑल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, एक प्लाज्मिड, एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइक प्रोटीन्स बना सकता है, ओवरऑल कोरोना वायरस से लड़ सकता है, उसको आपके डीएनए में इंसर्ट कर दिया जाता है इस वैक्सीन के थ्रू। और फिर वो ऑटोमेटिकली जब आपके शरीर पे कोरोना वायरस वार करेगा तो ये एंटीबॉडीज बना के कोरोना वायरस को खत्म कर देगा। सबसे खास बात यह है कि इंडिया में सबसे एक्सटेंसिव ट्रायल्स हुए इस वैक्सीन के, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन थी, एक यूनिक टेक्नोलॉजी पे थी। अब तक डीएनए बेस्ड वैक्सीन और कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है, अप्रूव नहीं हुई है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको काफी इंपॉर्टेंट माना गया और इसके बहुत सारे ट्रायल्स कराए गए। तो 28,000 वॉलंटियर्स में इसके ट्रायल हुए और ये सारे ट्रायल्स सिम्टोमेटिक आरटीपीसीआर पॉजिटिव केसेस पे हुए हैं और 66.6% एफिशिएंसी देखी गई है इस ज़ाइकोव डी वैक्सीन की। ठीक है भाई। इस वैक्सीन को अहमदाबाद बेस्ड आइज़ाइडस कैडिला ग्रुप जो कंपनी उसने डेवलप किया है इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और चूंकि डीएनए बेस्ड वैक्सीन है तो आगे आने वाले समय में मान लो कि ये वैक्सीन किसी नए कोरोना वायरस के म्यूटेंट की तरफ इफेक्टिव नहीं रहती है तो इसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, कुछ नए डीएनए के अंदर पैटर्न्स इंसर्ट किए जाते हैं ओवरऑल इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। 5वीं वैक्सीन है इंडिया में अप्रूवल वाली। नंबर 1 कोविशील्ड, नंबर 2 कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, मॉडर्ना। अब तक 57 करोड़ वैक्सीन जनवरी 2021 से लेकर अब तक एडमिनिस्टर की जा चुकी है इंडिया में। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कोविशील्ड से हुआ, उसके बाद आता है कोवैक्सीन का नंबर, उसके बाद कहीं स्पुतनिक आएगा। मॉडर्ना और जेएनजे तो अभी ज्यादा नहीं हुए हैं। इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने का काम किसका था? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया काम था। ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन है? इट इज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंस और स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, जैसे कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स, 4 फ्लूइड्स, वैक्सीन, सेरा। तो यहाँ पे इन सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी लाइसेंसेज, जो भी वैक्सीन वगैरह अप्रूव करना, ये सब काम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर काम करता है एज एक्सपेक्टेड। मैन्युफैक्चरिंग, सोर्स, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसके करंट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वीजी सोमानी साहब है, जिनको 14 अगस्त 2019 में अपॉइंट किया था कोरोना के पैंडेमिक से पहले, और अब तक वही है यहाँ पे। जीएस पेपर 2 इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ सर्विसेज में न्यूज आपको काम आएगी। तीसरी,
कोटा बेनिफिट कांट बी अवेल्ड साइमल्टेनियसली इन 2 स्टेट्स। देखिए अभी रिसेंटली हुआ ये है कि पंकज कुमार नाम के एक मेंबर हैं शेड्यूल कास्ट के, ये रहते झारखंड में हैं बट इनका जो परमानेंट एड्रेस था वो पटना का था। तो कुल मिला के आप ये कह लो कि इनका डोमिसाइल पटना का था, ये थे पटना में बट रहते हैं झारखंड में। अब इन्होंने ओवरऑल एक पिटीशन फाइल की और पिटीशन में इन्होंने ये बोला कि भाई मैंने झारखंड स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और 2007 के इनके एग्जाम में इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इनका ये कहना था कि जो एससी कैटेगरी की जो आपकी मेरिट लिस्ट आई थी उसके हिसाब से मैं सिलेक्टेड था, जनरल कैटेगरी में मैं सिलेक्टेड नहीं था, तो मुझे यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं दी गया, ये गलत है। अब इनका लॉजिक क्या है कहने का? लॉजिक ये है कि झारखंड स्टेट आपका बिहार से अलग हुआ है नवंबर 2000 में। तो जब नवंबर 2000 में झारखंड स्टेट बिहार से अलग हुआ तो क्या बिहार वालों और झारखंड वालों दोनों को दोनों ही स्टेट में एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा? आपको यह बात पता होना चाहिए कि देखिए एससी और एसटी की लिस्ट कौन मेंटेन करता है? प्रेसिडेंट मेंटेन करता है, ठीक है ना। ओबीसी की लिस्ट की अगर आप बात कर लो तो अभी केंद्र की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करके ओबीसी में कौन कौन आएगा ये पता करने की ताकत स्टेट्स को दी है। बहरहाल वो एक अलग चीज है। अब क्या होता है कि जब कोई स्टेट के सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मान लो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, तो उत्तर प्रदेश का अगर कोई रेजिडेंट है और वो एससी या एसटी कैटेगरी में आता है तो उसको कोटा बेनिफिट मिलेगा। बट अगर मान लीजिए राजस्थान का कोई बच्चा है और वो एससी एसटी कैटेगरी में आता है और वो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम दे रहा है तो उसको एससी एसटी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल नहीं है, वो राजस्थान का है। तो अगर वो बैठ सकता है एग्जाम में बट वो जनरल कैटेगरी में कंपीट करेगा। मतलब कि हम किसी एक स्टेट के हैं और मान लीजिए हमारे पास कोई कोटा बेनिफिट है, तो उस कोटा बेनिफिट का इस्तेमाल हम किसी दूसरे स्टेट के एग्जाम में नहीं कर सकते। हाँ, पैन इंडिया पे यूपीएससी अगर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना, सेंट्रल लेवल पे, तो आप किसी भी स्टेट के हो आप कोटा बेनिफिट ले सकते हो। बट आप किसी एक स्टेट के डोमिसाइल हो, रेजिडेंट हो, और रेजिडेंट मतलब डोमिसाइल आप वहीं के ही हो, नेटिव, और किसी दूसरे स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो कोटा बेनिफिट नहीं ले सकते हो, आपको जाके वहां पे जनरल कैटेगरी में कंपीट करना पड़ेगा। पंकज कुमार का लॉजिक यहाँ पे ये है कि देखिए पहले दोनों स्टेट्स एक ही थे, तो चूंकि पहले दोनों स्टेट्स एक ही थे तो मेरे को अगर एससी कैटेगरी का बेनिफिट है तो मुझे वो बिहार में भी मिलना चाहिए, झारखंड में भी मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि या तो आप झारखंड में बेनिफिट लेंगे या आप बिहार में बेनिफिट लेंगे, और किस हिसाब से लेंगे? तो भाई बिहार और झारखंड टूटने के बाद जो लोग झारखंड में गए, जिनके पास झारखंड का डोमिसाइल इशू हुआ, वो झारखंड के, आप समझ सकते हो कि एससी के जो एग्जाम हो, जो भी एग्जाम होंगे उसमें कोटा बेनिफिट्स लेंगे, और जो बिहार में रह गए वो बिहार में लेंगे। जब ओवरऑल ये बंटवारा हुआ था, बंटवारा क्या मतलब, झारखंड, बिहार में से झारखंड निकाल के अलग कर दिया गया था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर झारखंड फाउंडेशन डे माना जाता है। तो उसके बाद डोमिसाइल तय की गई थी। तो बिहार के जिस इलाके को काट के झारखंड निकाला गया था, अगर झारखंड वाले इलाके में आपका डोमिसाइल है या आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है तो आपको झारखंड का डोमिसाइल मिल जाएगा और फिर झारखंड के एग्जामों में आपको कोटा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये बोला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई देखिए 2000 से पहले बिहार और झारखंड सेम थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों स्टेट्स के कोटा बेनिफिट मिल जाएंगे। दोनों के अलग होने के बाद यानी 15 नवंबर 2000 के बाद कौन कौन सी स्टेट में रहा, उसके पास किसका डोमिसाइल है, उस हिसाब से कोटा बेनिफिट तय किया जाएगा। तो यहाँ पे पंकज कुमार के पास डोमिसाइल था बिहार का, बट ये झारखंड में एससी कैटेगरी का बेनिफिट मांग रहे थे तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये हैं बिहार के। तो बिहार में अगर कोई एग्जाम होगा तो इनको एससी कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा, झारखंड में नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अभी, ठीक है भाई। आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342, यहाँ दो चीजें न्यूज में आ गई। आर्टिकल 341 क्या है? तो भैया आर्टिकल 341 क्लॉज 1 के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर से डिस्कस करने के बाद किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी कास्ट, रेस, ट्राइब या फिर ग्रुप ऑफ कास्ट और रेसेस को शेड्यूल कास्ट में आना चाहिए तो उनको नोटिफाई कर सकता है। मतलब कि शेड्यूल कास्ट में कौन कौन आएगा इसको नोटिफाई करने की ताकत किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास ही। ये करते हैं तो गवर्नर से डिस्कशन करेगा। आर्टिकल 342 के अंदर यही ताकत किस रिस्पेक्ट में है? आपके शेड्यूल ट्राइब के रिस्पेक्ट में। तो आर्टिकल 342 प्रोवाइड्स फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज और पार्ट्स ऑफ ग्रुप विद इन ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज व्हिच आर डीम्ड टू बी द पर्पस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो किसी स्टेट में, किसी यूनियन टेरिटरी में कौन कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो ये करने के लिए प्रेसिडेंट को ताकत दी गई है आर्टिकल 342। ऑब्वियसली करने से पहले अगर किसी स्टेट की शेड्यूल्ड ट्राइब को नोटिफाई कर रहा है तो भाई गवर्नर से एक बार बात करेगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 सोशल इंपावरमेंट इश्यूज रिलेटेड टू एससी एसटी, जनरल स्टडीज पेपर 1 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं 935 करोड़ रुपीस मिस अप्रोप्रिएटेड इन नरेगा स्कीम।
मनरेगा स्कीम के बारे में आपको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। अब है ये कि भैया इस मनरेगा स्कीम के अंदर बहुत सारे लोगों को काम दिया जाता है। ज्यादातर ये जो काम है वो ग्राम पंचायत बांटती है। तो ग्राम पंचायत के लेवल पे उस पर्टिकुलर गांव में अगर कोई डेवलपमेंटल वर्क होगा तो किसी फैमिली में से किसी मेंबर को काम दिया जा सकता है। ठीक है भाई, ओके। अब क्या होता है कि ओवरऑल मनरेगा एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि भाई सोशल ऑडिट करवाया जाएगा। समझे बात को? तो मनरेगा एक्ट के अंदर अगर आपको काम मिल रहा है तो उसका सोशल ऑडिट भी करवाया जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 17 ऑफ द मनरेगा एक्ट मैंडेट सोशल ऑडिट ऑफ ऑल वर्क्स इन ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में जो भी काम किए हैं वो काम सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसका सोशल ऑडिट होगा। और ऑडिट के जो नियम है वो ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स में नोटिफाई किए गए थे 2011 में, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द सोशल ऑडिट में नोटिफाई किए गए थे 2016 में। ठीक है भाई, समझ के बात को? रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने भी बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंडेक्स रिलीज किया जिसमें बोला कि सोशल ऑडिट एक की पैरामीटर है टू जज द एफिशिएंसी ऑफ स्टेट इन द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। और ये जो 2011 के नियम हैं आपके, कौन से वाले? द ऑडिट ऑफ स्कीम रूल्स। ये भी बोलते हैं कि जो ऑडिट है वो कौन फैसिलिटेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा। हर 6 महीने पे हर ग्राम पंचायत का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि इन ग्राम पंचायत के पास अच्छा खासा मनरेगा का पैसा जाता है। आप समझते हैं कि मनरेगा का पैसा गया कितना? देखिए टोटल जो एक्सपेंडिचर हुआ है सरकार ने, केंद्र सरकार ने कितना रिलीज हुआ उसको हटाते हैं। 2017-18 में मनरेगा स्कीम के ऊपर 63,649.48 करोड़ खर्च हुआ है, और यही फिगर 2020-21 के लिए 1,11,405.3 करोड़ है। क्यों? क्योंकि कोरोना का पैंडेमिक आ गया था। तो अब इतना पैसा यहाँ पे ग्राम पंचायत को दिया गया है अपने अपने यहाँ पे मनरेगा में काम करवाने के लिए। तो पिछले 4 सालों में 2.65 लाख ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट्स कंडक्ट करवाए गए। किसके द्वारा कंडक्ट करवाए गए? सोशल ऑडिट यूनिट्स के द्वारा। कहां काम करती हैं सोशल ऑडिट यूनिट्स? अंडर द रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर ये जो सोशल ऑडिट यूनिट्स होती हैं वो हर जगह पे ग्राम पंचायत में जाके सोशल ऑडिट करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट इन सोशल ऑडिट को फैसिलिटेट करता है। इस पर्टिकुलरली सोशल ऑडिट से पता चला है कि टोटल आज तक पिछले 4 सालों में 935 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ। अब आप बोलोगे फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है? फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब यह है कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए वो पैसा अलॉकेट किया गया था वो वहां नहीं गया, उसमें ब्राइबरी हुई है, या फिर कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, फर्जी कागज बना के उसको पेमेंट की गई है, या फिर वेंडर से मटेरियल्स को हायर रेट्स पे खरीदा गया है। तो इस प्रकार के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, कुछ कह सकते हैं कमियां यहाँ पे इन सोशल ऑडिट्स में पकड़ी गई हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल इतने पैसों में से केवल 935 करोड़ की गलतियां पकड़ी गई हैं, तो ये फिगर बहुत कम है। इससे ज्यादा ही मिस अप्रोप्रिएशन हुआ होगा, बट चलिए ठीक है। अब सोशल ऑडिट करवा ही राज्य की सरकार रही है, तो राज्य की सरकार कभी तो ना ये बोलेगी कि हमने करप्शन किया है। राज्य की सरकार तो यही बोलेगी ना कि हमने सबको सही किया है। राज्य सरकार का रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर सोशल ऑडिट यूनिट है, तो वो ये बोलेंगे कि उनके सरकार के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वहां पे चीजें गड़बड़ हुई हैं? ऑब्वियस सी बात है, वो नहीं बोलेंगे। तो इतने लाखों करोड़ रुपए में से केवल 935 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है, जिसमें से 12.5 करोड़ रुपए यहाँ पे रिकवर किए गए। लगभग 1.34% रुपए यहाँ पे केवल रिकवर किया गया। अब स्टेट वाइज डाटा भी देख लेते हैं। देखिए तमिलनाडु में मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है 245 करोड़ का। कितनी ग्राम पंचायत में? 12,525 ग्राम पंचायत में। 37,527 ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं, रिकवरी केवल 2.07% है। 2.07 करोड़ जो कि 0.85% है किसका? 245 करोड़ का। फिर आगे बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश में 12,982 ग्राम पंचायत से रिकवरी हुई 4.48 करोड़ की। कर्नाटका में ओवरऑल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ 173.6 करोड़ का, रिकवरी हुई 1.48 करोड़ की। यही फिगर बिहार, बंगाल और गुजरात के लिए भी दिए गए। वेबसाइट पे आर्टिकल अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहां पे पढ़ लेना। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जो एरेंट एम्प्लॉइज हैं उनके अगेंस्ट एक्शन भी लेके आए। तो जो पंच पकड़ लिए गए, कुछ लोग तो यहाँ पे फंसेंगे। अब करप्शन होगा तो कोई ना कोई तो मुर्गा फंसेगा यहाँ पे। देखिए करप्शन की एक बड़ी खास बात होती है, करप्शन में होता है जो पकड़ा जाए वही चोर। बहुत सारे केसेस में आप देखोगे कि बहुत लोग करप्शन करते हैं, बट जो करप्शन करते हैं तो पकड़ लिया गया उसी को चोर बोला जाता है, उसी को करप्ट बोला जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि झारखंड में टोटल करप्शन रिलेटेड 38 एफआईआर फाइल हुई हैं, जिसमें से 14 तो झारखंड में ही फाइल हुई हैं। लगभग 31 लोगों की सर्विसेज को टर्मिनेट किया गया है। राजस्थान, केरला, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, लद्दाख, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव, यहाँ पे कोई मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ। इनकी राज्य की सरकार के सोशल ऑडिट डिपार्टमेंट्स बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, हमने कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन नहीं किया।
ऐसा हो सकता है क्या कि कोई मिसअप्रोप्रिएशन नहीं हो जब यहाँ पे हजारों लाखों करोड़ रुपए की बात हो रही हो। जनरल स्टडीज पेपर 4 चैलेंजेस ऑफ करप्शन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसआई लिस्ट जियो टूरिज्म वेबसाइट्स इन नॉर्थ ईस्ट टू गो आफ्टर अनलॉक। देखिए नॉर्थ स्टेट्स धीरे धीरे खुल रहे हैं। अभी सिक्किम ने अपने टूरिज्म को खोल दिया है और स्टेट्स भी धीरे धीरे अपने आप को खोल रहे हैं। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में 12 साइट्स को आप कह सकते हो जियोलॉजिकल साइट्स की तरह पोर्ट्रे करके वहां के टूरिज्म को बढ़ाने की बात की जा रही है। ये साइट्स कहाँ कहाँ पे, तो 3 मेघालय में, 2 आसाम त्रिपुरा में, 1 अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम में। तो कौन सी 12 साइट्स की बात हो रही है? एक है मोमलुह केव, ये चेरापूंजी के पास है, ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट मेघालय में। एक है मोबलाई गॉड्स रॉक केव, ये सिंगतुंग विलेज ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट मेघालय में। एक है थेरिया घाट ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट मेघालय। तो ये 3 तो हो गई आपकी मेघालय की। आसाम का मजूली रिवर आइलैंड और एक आपका उमानंदा आइलैंड, ठीक है, ये दोनों ही आपके ब्रह्मपुत्रा पे हैं, तो ये आसाम के अंदर हो गए। त्रिपुरा में चंबीमुरा और उनाकोती। फिर आप आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में संगेतसार सो, ये एक लेक है, इसको माधुरी लेक भी बोला जाता है। तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, तवांग डिस्ट्रिक्ट आपका तिब्बत के साथ बॉर्डर लगाता है। फिर बात करिए मणिपुर, तो मणिपुर में लोकटक लेक, मिजोरम में रीकतियांग, तो ये, और नागालैंड में आपका नागा हिल ओपियोलोट, और सिक्किम में आपका स्ट्रोमेटोलाइट पार्क। तो स्ट्रोमेटोलाइट पार्क 1, नागा हिल ओपियोलोट 2, रिंग तलांग 3, लोकटक लेक 4, संगेतसार सो 5, उनाकोटी चंबीपुरा 7, आसाम मजूली उमानंदा 9, और 9 और मेघालय के 3, मावुला, थेरिया घाट और मोबलई 12। तो ये 12 साइट्स को ओवरऑल बहुत ब्राइट टूरिज्म का पोटेंशियल समझ के लॉकडाउन खत्म होने के बाद नॉर्थ ईस्ट में इन इलाकों को प्रमोट किया जाएगा ताकि यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाया जा सके, और टूरिज्म बढ़ेगा तो लोकल इकोनॉमी बढ़ेगी, वहाँ का हेरिटेज कल्चर सेफ होगा, वगैरह वगैरह बातें। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। और फाइनल न्यूज, चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अप्रूव कर दिया है। भाई कुछ समय पहले सुनने को मिला था कि चाइना ने 2 चाइल्ड पॉलिसी अप्रूव की है, अब चाइना में 3 चाइल्ड पॉलिसी आ गई है। और इस 3 चाइल्ड पॉलिसी को पहले तो उनकी जो एलिट लीडर्स है उन्होंने अनाउंस किया, अब चाइना के नेशनल लेजिस्लेचर ने इसको फॉर्मली एंडोर्स किया है। तो रिवाइज्ड पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग लॉ के हिसाब से अब चाइनीज कपल्स को 3 बच्चे पैदा करने की आजादी है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द नेशनल पीपल कांग्रेस ने ये बोल दिया है। लेकिन अब चाइनीज कपल्स खुद ही पैदा नहीं कर चाहते। अब डेकेड से चाइनीज कपल्स को आदत पड़ गई कि वो एक ही बच्चा पैदा करते हैं, एक से ज्यादा बच्चा पैदा करने में उनको बहुत ज्यादा खर्चा लगता है। तो यहाँ पे सरकार ये बोल रही है कि खर्चे की आप चिंता मत करिए, हम आपको सोशल हेल्प देंगे। तो जो ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको फाइनेंसेस में, टैक्सेस में, इंश्योरेंस में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हाउसिंग में कुछ रिबेट दी जाएगी। यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप का कंसर्न क्या है कि भाई ये देखने को मिल रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बूढ़ी हो रही है और यंग लोग हैं नहीं। आगे आने वाले समय में यंग लोग होना बहुत जरूरी है ताकि ओवरऑल चाइना की ग्रोथ को एक फ्यूल मिल सके। और ओवरऑल इसके लिए ज्यादा बच्चे पैदा करना पड़ेगा। तो पहले जो 1 चाइल्ड रूल था उसको 2 चाइल्ड में बदला गया, अभी ये मई 2021 की बात है, और अब उसको 3 चाइल्ड कर दिया गया। इनफैक्ट चाइना ने सारे कपल्स को 2 चिल्ड्रन लेने की जो अपॉर्चुनिटी थी, परमिशन थी, 2016 में ही दे दी थी। लेकिन उसके बाद से ज्यादा लोग बच्चे पैदा कर नहीं रहे, एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर नहीं रहे। रीजन बीइंग कि उनकी आदत छूट गई है और उनको लगता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करके ज्यादा खर्चा होगा। तो चाइना की सरकार ने कहा ज्यादा खर्चे की चिंता मत करिए, हम आपको सोशल हेल्प देंगे। ये जो 1 चाइल्ड पॉलिसी है ना चाइना की, जिसके चलते 40 करोड़ कम बच्चे पैदा किए हुए हैं आपके चाइना में। बट चाइना के सामने एक बड़ी डेमोग्राफिक क्राइसिस है। जो 60 साल से ज्यादा की उनकी पॉपुलेशन है, वो ऐसा बोला जा रहा है कि 264 मिलियन पहुंच गई, 26 करोड़ पहुंच चुकी है, और ये पिछले साल से 18.7% ज्यादा है। मतलब चाइना की पॉपुलेशन हो रही है बूढ़ी, और ये बूढ़ी पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल नहीं कर सकती, इसलिए यंगस्टर्स चाहिए, इसलिए यहाँ पे नियम कानून बदले जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्कशन खत्म करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। harshidedi.com पे जाके आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी, और चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे।